नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जी दोस्तों, आखिरकार पेंशन पर आप सभी के लिए फाइनल जवाब आया है। क्या ओपीएस बहाल होगी या फिर एनपीएस जारी रहेगी, इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में बड़ा ऐलान हुआ है। साथ ही साथ पेंशन बोनस और डीए के साथ डीए एरियर को लेकर भी बड़ी अपडेट है। और दोस्तों पेंशन में क्या होने जा रही है 333% की बढ़ोतरी, साथ ही ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर मोदी का अंतिम फैसला क्या है, और साथ ही दोस्तों आप सभी की सैलरी लिमिट को लेकर अभी आप सभी के लिए क्या बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 हायर पेंशन खाते में भेजने से पहले ही ईपीएफओ का अड़ंगा सामने आया है। और दोस्तों यहाँ पर शेल सीपीएफ ट्रस्ट में विवाद देखने को मिला है, जैसे ईपीएस 95 हायर पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसको लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट आया है। इसकी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही दोस्तों जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन गुच्छा देखने को मिला है, और दोस्तों उनका आंसू छलक चुके हैं। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों न्यूनतम जो पेंशन है वो 7,500 रुपए संभव नहीं हो सकती, इसको लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट आया है। तो तमाम बड़ी अपडेट की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन रहेगा कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आप सभी के लिए खबरों का सिलसिला बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल पाएगी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर आखिरकार अंतिम फैसला क्या है। तो दोस्तों लगातार आप सभी जानते होंगे कि नेशनल एजुकेशन कमेटी जो है वो पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा लगातार उठा रही है। इस बीच इस मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया सामने देखने को मिली है। जी दोस्तों, सरकार ने कहा है कि आम चुनाव 2024 खत्म होने के बाद जैसे ही नई सरकार का गठन किया जाएगा तो ईपीएस पेंशन के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में आचार संहिता लगी होने के कारण पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को हवा नहीं दी जा सकती, ये देश के कानून के नियमों के खिलाफ होगा। ये हवाला देकर दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को मोदी सरकार ने टाल दिया है। ये अंतिम फैसला हाल फिलहाल में चुनाव खत्म होने तक का जारी हो चुका है। इसके बाद दोस्तों बात करें कि पेंशन में दोस्तों आप सभी के लिए 333% की बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है न्यूनतम पेंशन को लेकर 3 गुना की बढ़ोतरी बताई जा रही है। जैसे हाल फिलहाल में 1,000 रुपए की पेंशन प्राप्त कर रही पेंशन धारकों को 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर 3,000 रुपए की पेंशन प्राप्त कर रही पेंशन धारकों को 9,000 रुपए पेंशन प्रति महीना दी जाए। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका है। लेकिन ये दोस्तों तमाम बड़ी खबरें जो है मीडिया से निकल कर आ रही है। सरकार ने ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक आप सभी के लिए जारी नहीं किया है। ये जो तमाम बड़ी खबरें हैं मीडिया चर्चा में है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। साथ ही दोस्तों ओपीएस के मुद्दे को लेकर बड़ी खबर है। क्या ओपीएस बहाल होने वाली है? पुरानी पेंशन योजना को क्या केंद्र की मोदी सरकार फिर से लागू करने वाली है? क्योंकि कुछ राज्यों में ओपीएस पहले ही बहाल हो चुकी है, तो इसको लेकर लगातार कर्मचारी संगठन तो थे वो पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे थे। इस बीच दोस्तों आचार संहिता लगी होने के कारण कर्मचारियों का यह आंदोलन, ये हड़तालें रुक चुकी है, और एक बार फिर ओपीएस का मुद्दा भी धीरे धीरे शांत हो चुका है, ये ठप चुका है। अब चुनाव के बाद ही इस मुद्दे को फिर से कुछ आगे उठाया जाएगा। वहीं दोस्तों सैलरी लिमिट को लेकर बड़ी खबर है। यहाँ पर आप सभी जानते होंगे 4/11/2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसके तहत 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट को खत्म कर दिया गया था। लेकिन 1 साल से भी ज्यादा टाइम बीत जाने के बाद भी पेंशन धारकों को अभी भी 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर ही पेंशन मिल रही थी। तो इसी मुद्दे को लेकर पेंशन धारकों ने एक बार फिर से आवाज उठाई। तो इस मुद्दे पर दोस्तों यहाँ पर सैलरी लिमिट आप सभी के लिए 21,000 रुपए की जाने की बात कही जा रही है, जिससे 15,000 से लगाकर 25,000 रुपए जिनका भी बेसिक वेतन है उन लोगों को बड़ा फायदा होगा। लेकिन हाल फिलहाल की ये खबरें तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर निकल कर आ रही हैं, सरकारी आदेश या सरकारी बयान सामने नहीं आया है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात करें तो दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन नहीं मिलेगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, खाते में पेंशन भेजने से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अड़ंगा देखने को मिला है। ईपीएफओ ने गेंद दिल्ली के पाले में डाल दिया है। इधर सेल के प्रबंधक भी मौन और चुप्पी साधे हुए हैं। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर गंभीर आरोप लगाया गया है। ईपीएस
95 हायर पेंशन को लेकर ईपीएफओ फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। उच्च पेंशन की अदायगी से पहले ही सेल के सभी यूनिट के सीपीएफ ट्रस्ट से विवाद शुरू हो गया है। इस पर ईपीएफओ ने गेंद दिल्ली के पाले में डाल दी है। इधर सेल के प्रबंधक भी इस पर मौन साधे हुए हैं। सभी पीएफ ट्रस्ट के अंशदान को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। ईपीएफओ का कहना है कि यहाँ पर जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के सभी पीएफ ट्रस्ट में अधिक बेसिक डीए कंट्रीब्यूशन लिया है, कंपनी कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसकी अनुमति उससे नहीं ली गई थी। जबकि ईपीएस 95 के तहत ईपीएफओ की तरफ से वेज सीलिंग 15,000 रुपए के अनुसार ही सभी पीएफ ट्रस्ट ने ईपीएफ 95 के तहत 15,000 का 8.33% ईपीएफओ को अंशदान भेजता रहा है। साथ ही सभी प्रशासनिक शुल्क का भी भुगतान पीएफ ट्रस्ट की तरफ से किया जाता है। साथ ही प्रत्येक वर्ष इसे ऑडिट भी किया जाता है। यही वजह है कि उच्च पेंशन के लिए डिमांड लेटर जारी होने के बाद जमा पैसा को ईपीएफओ लौटा चुका है। लगातार चेक वापस किया जा रहा है। लाखों रुपए कर्मचारियों के खाते में वापस भेजे जा रहे हैं। पेंशन की प्रक्रिया थम सी गई है। अब लोकसभा चुनाव के बाद ही स्थिति और साफ हो पाएगी। साथ ही दोस्तों ईपीएफओ पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि ईपीएफओ ने ऑडिट किया उस वक्त क्यों नहीं सवाल उठाया। हर साल ऑडिट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हर बार अनुमति नहीं देते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं। कंपनी दर्जा देना चाहती है, आज तक ईपीएफओ एक बार भी मेमो जारी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि सेल सीपीएफ ट्रस्ट सही कर रहा था। आज हायर पेंशन देकर बात आई तो सवाल यहाँ पर उठाया गया, लेकिन ये सभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की चोचलेबाजी है, ऐसा दोस्तों पेंशन धारकों का कहना है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर इस लोकतंत्र और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर पेंशन धारकों की आंसू छलके हैं। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर पेंशन धारक इतने भड़के हुए हैं कि देश की सियासत पर तंज कसने से वो चूक नहीं रहे हैं। ईपीएफओ और सरकार पर कटाक्ष किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इनकी झलकी आप सभी को देखने को मिल सकती है। दोस्तों राजनीतिक दलों के गठन और उनके चलाने का स्वार्थ तत्वों पर कब्जा होता है, ऐसा पेंशन धारक बता रही हैं। तो दोस्तों देश में मौजूद हालात पर पेंशनर्स ने लिखा कि भूखे सताए रौंदे गए मतदाताओं पर अन्याय सहन करने की व्यवस्था होती है। भारत में औरतें, बूढ़े, बच्चों जैसे बेबस सबसे अधिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। संयुक्त परिवार का विघटन, वृद्धजनों की अपेक्षा उत्तरदायी है, उनके ऊपर सरकारी अपेक्षा का भी शिकार होना पड़ता है। असहाय वृद्धों की सुरक्षा के लिए सरकार और न्यायालय भी सहज नहीं होते हैं। सरकार सामाजिक सुरक्षा का दायित्व उठावे, यह अकल्पनीय दिखाई दे रहा है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों ने सेवानिवृत्ति के पश्चात जब कमाई बंद हो जाती है तो बेटा घर से बाहर निकाल देता है और सरकार उसे समाज से बाहर करने में कोई संकोच नहीं करती। आत्महत्या करने से कानून उसे रोक देता है। सरकार उन्हें 1,000 रुपए की पेंशन देकर तृप्त हो जाती है। उनके भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा सुविधाओं पर सरकार निश्चित हो जाती है, किंतु मोटे चिकने लोगों के साथ विधायकों, सांसदों और प्रत्येक ट्रम्प की सामाजिक सेवा के लिए मोटी रकम और सुविधाएं जीवन पर्यंत मुहैया कराई जाती है, जबकि सुविधा के लिए उनका कोई भी अंशदान नहीं लिया जाता और गरीब बूढ़े बुजुर्ग अंशदान देने के बाद भी बिल्कुल नामात्र की पेंशन पा रही है। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में पेंशन धारकों की आंसू छलकते हुए दिखाई दे रही हैं। वही दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन पर बड़ी खबर है, 7,500 रुपए संभव नहीं है। जी दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर तनाव कम नहीं हो रहा है और इस बीच पेंशन धारक लगातार पोस्ट करके ये बता रही हैं कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए कैसे हो सकती है, जबकि यहाँ पर 15,000 रुपए की वेतन सीमा के आधार पर अधिकतम जो पेंशन की बात है वो 15,000 रुपए के आधार पर 7,500 की जा रही है। तो न्यूनतम पेंशन 7,500 कतई नहीं हो सकती। दोस्तों यहाँ पर जो है पेंशन धारकों का लगातार दर्द देखने को मिला है और सरकार पुराने पेंशन धारकों को कुछ राहत देने के लिए कुछ सब्सिडी दे सकती है। न्यूनतम पेंशन और पेंशन योग्य वेतन का जो अंतिम संशोधन था वो 1/9/2014 में किया गया था। लगभग 10 साल बीत गए हैं। 10 वर्षों में वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन को जो है 21,000 तक बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ये वेतन बढ़ाया जाता तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2571 रुपए की पेंशन जो है आपके वेतन से बढ़ जाती, यानी कि 3,000 रुपए का समथिंग जो है इजाफा पेंशन धारकों की पेंशन में हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं दोस्तों ओआरओपी पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। वन रैंक वन पेंशन योजना पर अभी भ्रम की स्थिति है। डिसेबिलिटी पेंशन सहित मेडिकल स्कीम की मांग की जा रही है। जाने इसके बारे में सरकार ने क्या कदम उठाया है। दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले वन रैंक वन पेंशन सहित पुरानी पेंशन डिसेबिलिटी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इधर केंद्र सरकार से बड़ी मांग की जा रही है कि ओआरओपी स्कीम को लागू किया जाए। इसके साथ ही पुरानी पेंशन डिसेबल करके फिर से यहाँ पर लागू कर दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए मेडिकल स्कीम में रुपए भी जारी करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले चरण के मतदान सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करने की बड़ी मांग आप सभी के लिए कर दी है।